विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत सारी बधाई देती हूँ। सम्मानीय विचार मंच और मेरे सामने बैठे सभी मान्यवर, थोड़ी हिंदी बोलने में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत मराठी में बात भी करूँगी। आज जो प्रबोधन का यहाँ पर सत्र रखा है, इसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को या आयोजक कमेटी को बधाई देती हूँ। यहाँ पर मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं। इससे पहले मैडम ने बहुत सारे जो संविधान में आर्टिकल्स थे महिलाओं के लिए, उसके बारे में आपको बताया है। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है महिलाओं की, अपने समाज के प्रति, संविधान के प्रति, ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इस पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि आज धीरे धीरे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे वह कम होते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं जागृति का दीप हमेशा जलाए रखना, यानी क्या कि प्रबोधन का कार्य निरंतर हमें जारी रखना है। आज का अगर माहौल देखें, अभी अगले महीने में हमारा जो इलेक्शन आ रहा है, यह इलेक्शन हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इस इलेक्शन में बहुत ही सोच विचार से हमें अपना वोट का जो अधिकार है, जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, वह वोट का अधिकार हमें निभाना है। अगर हमने इस बार अपनी जिम्मेदारी सोच विचार से नहीं निभाई, तो आगे हमें फिर से गुलामी में जाना पड़ेगा, यह हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आज हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान में जो भी प्रावधान है, वह प्रावधान हमें लोगों तक, जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं या जिनको मालूम नहीं है संविधान के बारे में, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, उनको हमें जाकर बताना होगा। क्योंकि हम सब कहते हैं कि संविधान ने हमें यह सब दिया है। कब कहते हैं? जब हम पर कुछ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तब हमें संविधान की याद आती है। लेकिन हम पर अन्याय हो ही ना सके, इसके पहले ही हमें संविधान के बारे में मालूमात होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमें संविधान की याद तब आती है जब हमारे ऊपर कुछ घटित होता है या कुछ अन्याय होता है। मैं टीचर हूँ, जब हमें पुरानी पेंशन की बात आई, तब बहुत पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन हुआ और हम सब बोल रहे थे कि पेंशन का हक हमें संविधान ने दिया है, पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, पेंशन हम लेकर रहेंगे। लेकिन याद कब आई हमें? जब सरकार ने या शासन प्रशासन ने हमारी पुरानी पेंशन खत्म कर दी, तब हमें याद आई इसकी। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुआ या पुरानी पेंशन बंद करने की बात चल रही थी, तब हम सोए हुए थे। हमें उसके बाद में हम जागरूक हुए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हमें संविधान में जो भी है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। पहली बात, मनुवादी क्यों सफल हो रहे हैं, तो इसका विश्लेषण भी हमें करना चाहिए, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम जो है, हमारा जो बहुजन समाज है, यह बिखरा हुआ है। हम एक साथ नहीं आते हैं। जो भी हमारी समस्याएं होती है, जो भी हमारे सवाल है, जो भी हमारे प्रश्न है, उन पर हम उस बात पर हम इकट्ठा नहीं होते या संगठित नहीं होते हैं। इसीलिए हम पर मनुवादी आज शासन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज वह सत्ता में है, उनको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन आज मनुवादी 24 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनके पास तो सत्ता है, संपत्ति है, पैसा है, उनके पास मानव संसाधन भी है, लेकिन फिर भी वह 24 घंटे काम कर रहे और हम
पड़ेगा, क्योंकि वह जानते हैं अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो जो हमारी सत्ता है, हमारा जो शासन है, प्रशासन है, वह हम लंबे समय तक नहीं चला सकेंगे। और हमें जो मिला है संविधान की वजह से, हम क्या सोच रहे हैं कि हमको आज सब कुछ मिल गया है, हम सम्मान के साथ जी रहे हैं, हम गाड़ियों में घूम रहे, बंगलों में रह रहे, लेकिन हम भूल गए कि अगर हम संविधान की रक्षा नहीं करेंगे या संविधान को हर घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो संविधान नहीं, हम खतरे में आ सकते हैं। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो खतरे में आ सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन में हमारे जो बच्चे वहाँ पर काम कर रहे कंपनियों में, उनसे अगर बात करो तो उनसे पता चलता है कि उनकी हालत क्या है। बहुत ही कम वेतन में, कम पेमेंट में वह काम कर रहे हैं, और वह भी 14-15 घंटे। अभी नारायण मूर्ति ने कहा था, सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड, उन्होंने क्या कहा, हमारे बच्चों ने 17 घंटे काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 17 घंटे? बाबा साहब ने 12 घंटे से लेकर 8 घंटे तक की ड्यूटी हमारी निर्धारित की। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और संविधान में वैसा प्रावधान है 8 घंटे तक की ड्यूटी, और वो कह रहे हैं 17 घंटे हमें काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सामाजिक जिम्मेदारी। इतनी सामाजिक जिम्मेदारी की उनको चिंता है तो उन्होंने करने का वो काम 17 घंटे। हमको क्यों बता रहे? अगर 17 घंटे काम करने का है तो उतने इसमें हमें पेमेंट भी मिलनी चाहिए, लेकिन वैसा वो कहते नहीं, हमें भावनिक मुद्दे में हमको वो उलझा डालते हैं। इसलिए हमें उनके वो जो बोलते हैं उनके बारे में भी, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज के हम, और मैं यहाँ पर मंच से यहाँ से एक कहना चाहूँगी कि पहले हमारे में जो ब्राह्मणवाद है उसको हमें बाहर निकाल कर फेंकना है, क्योंकि अगर समाज में हम देखते हैं, हम बहुत कहते हैं, कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए। महिला हर क्षेत्र में आगे आ सकती है अगर उसको चांस दिया जाए, संधी दिली तर ती प्रत्येक क्षेत्रात पुढे येऊ शकते। लेकिन अगर महिला राजनीति में आती है तो राजनीति में या सामाजिक कार्य में अगर वो सहभागी होती है, पार्टिसिपेट होती है, तो तब क्या होता है कि उसकी बाहर निंदा की जाती है, उसकी बदनामी की जाती है, ताकि उनको मालूम है अगर महिलाओं में इतनी ताकत है कि महिलाओं को अगर देश की डोर भी सौंपती तो वो बहुत जिम्मेदारी से देश को संभालेगी। लेकिन महिलाओं को बहुत बार उनको वो आगे न जाए, इसलिए उनकी ऐसी जानबूझकर बदनामी की जाती है कि ताकि वो आगे ना आ सके। महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से राजनीति में भी प्रतिनिधित्व दिया है, आरक्षण दिया है, लेकिन हम आज देखते हैं कि कितनी महिलाएं संसद में है। बहुत ही कम महिलाएं संसद में है और सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं की है। अगर महिलाओं की समस्याओं को लेकर हमें आवाज उठानी है तो हमें संसद में जाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का दुख, उसके जो समस्या है वह महिलाएं अच्छी तरह समझ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, आज की महिलाओं को तो संसद में जाना है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन वहां जाकर सिर्फ नामधारी नहीं होना है। वहां पर हमें जाकर अपने निर्णय खुद लेने होंगे। आज हम देखते हैं हमारी जो राष्ट्रपति जी है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, तो इनका जो हम देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उनको संसद भवन का जब उद्घाटन का समारोह था तब भी उनको बुलाया नहीं गया। क्या हमने इस पर आवाज उठाई? नहीं उठाई। इस पर हमने आंदोलन किया? नहीं किया। जब संसद भवन की नींव रखी गई
तब भी उनको बुलाया नहीं गया, निमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन इस पर भी किसने आवाज नहीं उठाई। आज मणिपुर जल रहा है, 6-7 मई से लेकर आज 8-9 महीने हो गए, मणिपुर वहाँ चल रहा है। क्या मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं है? मणिपुर में जब महिलाओं की नग्न भिंड निकाली जाती है तब भी हमारा खून खोलता नहीं है, फिर भी हम घर में चुप बैठी रहती है। किसने आंदोलन किया? कितनी महिलाओं ने आंदोलन किया? जो संसद में महिला बैठी है, क्या उन्होंने आंदोलन किया? क्या उन्होंने इस पर सवाल पूछा? उस पर हमारे राष्ट्रपति जी भी कुछ नहीं बोली। यानी क्या कि हम संसद में जाकर सिर्फ नामदारी होने से कुछ फायदा नहीं है, वहां पर हमें अपने समाज के लिए, अपनी जो महिलाएं हैं जो अपने हक अधिकार से वंचित है, उनके बारे में हमें वहां पर बोलना चाहिए, उनके बारे में हमें आवाज उठाना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब ने जो हमें संविधान में जो मूलभूत यानी फंडामेंटल राइट्स दिए, उसमें मैडम ने बताया शिक्षा का अधिकार है, हमें स्पीच देने का अधिकार है, हमें धर्म की स्वतंत्रता है, और जो मौलिक अधिकार है वह जीवन जगण्याचा, जिंदगी जीने का सम्मान के साथ। क्या हम सम्मान के साथ आज जिंदगी जी रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे देश में 25% लोग भूखे रहते हैं और कई सारे लोगों को रहने को मकान तक नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है। और यह सारे सवाल या यह सारी समस्या होते हुए भी हम उस पर आवाज नहीं उठाते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वह क्या है और उसमें कितनी ताकत है। मैं एक स्विट्जरलैंड का उदाहरण यहाँ पर पेश करती हूँ कि स्विट्जरलैंड में जो महिलाएं हैं उन्होंने मानवाधिकार आयोग में केस दाखिल किया है, वह इसके बारे में कि वहाँ पर ज़्यादा धूप होने से या गर्मी बढ़ने से जो 60-65 उम्र की जो महिलाएं होती है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मौत होती है। और उन्होंने इसलिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ की जो सरकार है उन्होंने एन्व्हायरमेंट का जो ये काळजी घ्यायला पाहिजे पर्यावरणाची, ती न घेतल्यामुळे आम्ही या ठिकाणी या शासनावर केस दाखल करीत आहोत। आपण तेवढे जागृत आहोत का? आपल्याकडे श्रमाला कसं मूल्य आहे कि जो एसी मध्ये बसून काम करतो, जो एसी में बैठकर काम करता है उसका काम अच्छा कहा जाता है। लेकिन मुझे तो लगता है यहाँ पर ज़्यादातर सफाई कर्मचारी है, उनकी ओर से यहाँ जो जयंती का उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो सफाई काम करने वाला आदमी का श्रम सबसे ज्यादा है, ऐसा मैं कहती हूँ। उसके श्रम का मूल्य मैं तो कहती हूँ कि कलेक्टर से भी ज्यादा है, क्योंकि उनका जो काम है वह काम हम देखते हैं तो बहुत ऐसे हमको ऐसा दुख पहुंचता है कि कैसे काम करते होंगे, क्योंकि उनको जो साधन होने चाहिए सफाई करने के वक्त वह भी साधन शासन या सरकार जो है वह देती नहीं है। और बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की अपना काम करते हुए मौत हो जाती है। इस पर भी हम सोचते नहीं है। हमें जिंदगी जीने का अधिकार है सम्मान के साथ, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। महिलाओं की क्या जिम्मेदारी बनती है? आधा प्रतिशत हिस्सा हमारी जनसंख्या का 50% हिस्सा यह महिलाओं का है। तो महिलाओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने जैसी जो महिलाएं हैं उनकी जो समस्याएं है उनके बारे में आवाज उठाना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं, बुद्धिजीवी जो वर्ग है, उनका कार्य है कि हमारे जो समाज के लोग हैं बाकी जिनको दुख है, जिनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको हमें साथ देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि मुझे सब मिल गया है, हमें संविधान ने सब अधिकार दे दिए, उसके लिए हमें कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ा। जो 80-90 साल के लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी है इनको संघर्ष करने की नौबत नहीं आई या उनको मौका नहीं मिला। तो इसीलिए हमें जो कुछ संविधान ने जो अधिकार दिए, इसकी वजह से आज हम
बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे। हमें क्या लग रहा, हमें कुछ नहीं, अपने जो समाज के भाई बहन हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उनके बारे में हमारा जो कुछ उत्तरदायित्व है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। मेरा अच्छा हो गया, भला हो गया, मुझे कुछ समाज से लेना देना नहीं है। अगर हमारे ये महामानव ऐसा सोचते तो आज हमें ये सारे अधिकार मिलते क्या, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ इस मंच से महिलाओं से विनती करती हूँ, उनको कहती हूँ कि अपने में जो धार्मिक कर्मकांड है, जो व्रत उपवास में हम ज्यादा समय वहाँ पर व्यस्त करते हैं, अभी तो बहुत चालू है शिव पुराण की कथा है, वहाँ पर हमारी जो बहुजन महिलाएं वही ज्यादा मात्रा में वहाँ जाती है। एक लोटा जल सब समस्या का हल। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने हर गांव में नहीं घूमते प्रचार के लिए। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जो कहते हैं उनका ही बेटा 8 दिन में फेल होता है। अगर एक लोटा जल चढ़ाने से हर समस्याएं हल हो जाती तो हमें बाहर काम करने जाने की नौबत नहीं आती। घर पर बैठकर ही हमें सब कुछ मिल जाता। इस अंधविश्वास से हमें बाहर आना होगा और बाबा साहब ने जो संविधान में प्रावधान है वैज्ञानिक दृष्टि की